हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आप प्रस्तुत हूँ ज्योग्राफी की क्लास लेकर के। जो भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही है। क्लास 6 से लेकर 9 तक हमने कंप्लीट किया है। तो देख सकते हैं ये क्लास 6 का पूरा चैप्टर वाइज हमने किया है। एक एक चैप्टर से हमने प्रश्न को उठाया है इस बुक के माध्यम से। तो ये बुक जो है आपका दृष्टि की बुक है ये, और बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपको ऑथेंटिक है और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पूरा बुक का प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया है। क्लास 6 हमने कर लिया है। क्लास 7 आप देख सकते हैं, यहाँ पे विश्व का भूगोल भी हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये आपका क्लास 7 हमने कंप्लीट किया है। सारे चैप्टर्स यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आप खुद भी प्रीवियस से क्वेश्चन लगा के देखिए। मैंने आपको प्रीवियस से क्वेश्चन भी करवाया है, साथ ही साथ इस पूरे प्रीवियस से क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी दिया है मैंने टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको जनरल पेपर जो है, जो कि आपका 1 to 5 हो गया, 6 to 8 से लेके 12 तक जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, सभी शिफ्ट के सारे ही क्वेश्चन जनरल पेपर के आपके मैंने आपको कंप्लीट जो है करवाए हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इसके बाद कंप्यूटर है, उसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है, ठीक है, सारे रीजनिंग है, सारे ही टॉपिक यहाँ पे पूरा टीआरई 1 का, टीआरई 2 का जितना भी शिफ्ट का क्वेश्चन है वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पूरी पीडीएफ मैंने आपको दी है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए आप इसको टेलीग्राम पे आप जरूर से जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए क्लास 6 का सारा ही टॉपिक हमने कवर कर लिया है। क्लास 7 हमने कर लिया है, क्लास 8 हमारा हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 में आपका 9 और 11 से सारा संयुक्त रूप से ये प्रश्न था इसमें इंक्लूड किया हुआ। तो इसमें एक एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो सभी को डिटेल में आप समझे होंगे और उम्मीद है आपने सभी का नोट ज़रूर बनाया होगा, ठीक है। नोट्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का या तो 2 ही ऑप्शन आपके पास, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया है तो अब तो आपको मैं नहीं कहूँगी कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। वीडियो को ही आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो इतने सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, कुछ भी फिर फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि कोई भी वीडियो आप एक बार देखेंगे तो आपको वो याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 को आज हम देखेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम देखेंगे और नेक्स्ट डे जो हम करेंगे ना, ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे। बस 2 दिन में ही हमारा क्लास 10 पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 10 तक ही हमें करना ही है, इसके बाद और करने का नीड नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे हार्ड पूछा भी नहीं जाता एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल पेपर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जनरल पेपर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और यहाँ तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं रिवीजन तो आपको नो डाउट एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने खुद भी एनालिसिस किया होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन से सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जल्दी से जाके दबाइए। और इसके बाद जो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है आपको, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस ये 3 चीज़ आप कर दीजिए मेरे लिए, और मैं आपके साथ तो यहाँ पे जुड़ी ही हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे सारी ही चीज़ जो ऑथेंटिक है, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दूंगी। तो अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ईमानदारी मेहनत से करनी होगी, ईमानदारी से आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उस पर चलना आपको ही है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हम यहाँ पे क्लास 10 पे पहुँच चुके हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में आपको कोई बातचीत देखने को नहीं मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। तो थोड़ा सा 4-5 मिनट मैं आपसे लेती हूँ, यहाँ पे आपको बताती हूँ जो भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक नहीं देखा है, 10 तो आपको 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास 6 से 10 तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से इसको देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आपको इसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। इसको एग्ज़ाम से पहले आपको ख़त्म कर लेना है, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जितने भी लोग हैं इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? तो एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे ताकि इससे जो संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम पता कर पाएँ, और वहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैव संसाधन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात सभी आपके जो है वो जैविक ही हैं, आपको सभी को पता है। चलिए
अब यहाँ पे क्या है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में आती है, वो आपके क्या होते हैं, संसाधन कहलाते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसको देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो वर्गों में विभाजित किया गया, जैव और अजैव, ठीक है। जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, ठीक है। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सभी आपके जैव संसाधन में आते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो आपके अजैव संसाधन में आते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, मिट्टी, ठीक है। ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे अजैव के अंदर आ जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारा इस टॉपिक पे ऑलरेडी कर लिया है, क्लास 6 से लेकर 9 तक। इसमें हम वही करेंगे जो हमने पहले नहीं किया है, तो थोड़ा सा इसका डिटेल रहेगा, तो आप ध्यान से बस इसको देखिए, समझिए, ठीक है। समाप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के स्तर के आधार पे, तो यहाँ पे नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य जो है ये समाप्त के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। स्वामित्व के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में वर्गीकृत किया गया। ये क्वेश्चन आपका आ गया ना तो बहुत सारे लोग ढह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छे से जो भी चीज़ें करवा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। विकास के स्तर के आधार पर आपका संभावित संसाधन और संचित कोष होता है, तो तीनों यहाँ पे सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना है कि समाप्ति के आधार पे नवीकरण और अनवीकरण होता है, स्वामित्व के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है, विकास के स्तर के आधार पे संभावी और संचित कोष होता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है, तो यही बात यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, याद रखिए। समाप्ति के आधार पे नवीकरण और अनवीकरणीय। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको सौर, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है, हर बार आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जितनी चीज़ें बता रही हूँ कुछ भी आपको स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जल हो गया, वन्य और वन जीव, ठीक है, ये सब जो है नवीकरणीय है, ये आपके फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, इसको रिवेन्यू किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपका अनवीकरण योग्य संसाधन, वैसे संसाधन जो विकास लंबे समय एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जिसका विकास, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं होता है, जैसे खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ऐसे संसाधन बहुत करोड़ों वर्षों में आपका फिर जाके बनता है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो, ठीक है। तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आ गया। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पे क्या था आपका, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये आपका डेफिनेटली इसी तरह से पूछ लिया जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन आपका किसके आधार पे होता है, या ऐसे पूछ लेगा स्वामित्व के आधार पे कौन सा संसाधन होता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको अच्छे से रिपीट करना है, बार बार देखना है। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे देखते हैं, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं आपको स्किप नहीं करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार तथा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब, कुएं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के अंदर आता है, ठीक है। अब सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है, वैसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, जो कि आपके सामुदायिक रूप से होते हैं। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, जहाँ पे सार्वजनिक तरीके से लोग वहाँ पे जाके अपने ज़रूरत का चीज़ जो भी है, आपका पिकनिक स्थल में जाके पिकनिक मनाते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वो आपका स्वामित्व संसाधन के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, विकास के स्तर के आधार पे कौन कौन सा होता है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संभावी संसाधन क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। संभावी संसाधन क्या होता है, जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेष करके राजस्थान, गुजरात में पवन
और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये संभावी संसाधन के अंदर आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकसित संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो आपके विकसित के अंदर आता है। अब देखिए, भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ हैं, भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में, ठीक है, हमारी पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल हो गया, दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान का अभाव है। अब संचित कोष क्या होता है? संचित कोष संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बांधों का जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। तो आपका संचित कोष है, मतलब ये अभी आपके भविष्य में इसकी आवश्यकता मानी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया था? इसमें पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्य जीव की तस्करी की समस्या, कौन सी समस्या पर यहाँ पे बात की जा रही थी इस 1992 में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया, बताएंगे। और एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो, जेनेवा प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल के अंदर आएगा ये? एजेंडा 21 की घोषणा का संबंध किससे है, बताएंगे। 4th नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो का यहाँ पे संबंध है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में भूमध्य वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय का स्थानीय एजेंडा तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये आपका सतत पोषणीय विकास हासिल करना इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। ब्रंटलेट आयोग बताएंगे यहाँ पे रिपोर्ट का संबंध किससे है। ब्रंटलेट आयोग रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सतत पोषणीय विकास से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है या फिर कुपोषण की समस्या से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सतत पोषणीय विकास से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने जो है इसके संरक्षण की वकालत की और 1974 में सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार से पुनरावृत्ति भी की है। और ये 1887 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना, यानी इसके बारे में यहाँ पे जो इसकी संकल्पना दी गई, संसाधन संरक्षण की वकालत भी इसमें की गई थी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के रूप में पुस्तक भी प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमारा साझा भविष्य पुस्तक आपका किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया है। ठीक है,
ये 1 में या 2 में किसी में तो पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। मानवीय क्रियाओं की भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो खनन है, वनोन्मूलन है, अत्यधिक सिंचाई भी है और अति पशुचारण भी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये तो हो ही जाएगा, समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया, मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित महत्वपूर्ण कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, समय, कौन सा यहाँ पे कारक महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन देखिए आपको याद आ गया होगा अभी क्वेश्चन देखते ही। मृदा निर्माण प्रक्रिया में यहाँ बताना है कौन सा कारक उत्तरदायी होगा। 7 नंबर में राइट ऑप्शन देखिए आपका उच्चावच भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगा, वनस्पति भी और समय भी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, ये भी ध्यान रखेंगे, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं आदि भी मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है। इस कारण से उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। तो केवल लगा के इन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, बिल्कुल सही है। तो एक सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कथन हम, और सही कथन हमें बताना है, ठीक है। सही कथन हमें बताना है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके जो है सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारा बात यहाँ पे कहा ही गया है, एक बार इसको ध्यान से फिर भी देख लीजिए। तो आयु के आधार पे जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार में बांटी गई, जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। पहले तो यही ध्यान में रखना है आपको। बांगर मृदा में क्या है, कंकड़ ग्रंथियों की ज़्यादा मात्रा होती है। पुराना है, ज़्यादा कंकड़ मिट्टी होता है। आपने देखा है जो पुरानी चीज़ें होती है वो ज़्यादा रूखी अनाज भी अभी ज़्यादा पॉलिश करके आने लगा है, पहले इतना पॉलिश किया हुआ नहीं रहता था। मतलब उसी से आप याद कर लीजिए, पहले कंकड़ भी मिलते थे आपको अनाज में, है ना, चावल में कंकड़ चुना जाता था। तो ऐसे याद रख लेना कि बांगर मृदा जो है उसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती थी। खादर मृदा क्या होती थी आपकी, बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते। अब नई है तो ये थोड़ी महीन है, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगा लीजिए, याद रह जाएगा। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होते हैं और इसमें गेहूं, गन्ने, चावल, अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका भी विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की तरफ ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार भी बढ़ता जाता है, ठीक है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंप के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों में दुआर्स, ये आपका पूछा जाता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, दुआर्स, चौस और तराई में आमतौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मिट्टी से अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी हुई है। ये किस मृदा के बारे में बात की जा रही है? लावा से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लावा से आपको समझ में आ गया, लावा जनक सेल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काली मृदा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्वालामुखी मृदा भी इसको कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। और यहाँ पे इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मृदाओं का रंग क्या होता है, काला होता है। इसमें रेगुर मृदा भी इसको कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होता है, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। और इसलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। 3-4 नाम आपको समझ में आ गया यहाँ पे।
यह माना जाता है कि जलवायु और लावा जनक सैलों से काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जो कि लावा जनक सैलों से बनी हुई है। अब यहाँ पे ना आपको जगह या पता होना चाहिए, क्योंकि जगह से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है मृदाएं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक भी फैली हुई है। तो आपसे काली मृदा से अगर जगह पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है अभी ये। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये सब आपको बात जो है छोटा छोटा पॉइंट में नोट करना है, क्योंकि यहीं से आपका ना कथन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब यही पूछ ले, वहाँ पे लिख देगा फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अब आपको ध्यान नहीं रहेगा तो गलत कर देंगे आप क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। सत्य कथन बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में पाई जाती विकसित होती है। गलत बात बोला गया है। इस मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कारण होता है, तो ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो। तो क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। लाल मृदा दक्कन के पठार में पश्चिम में नहीं होता है, बल्कि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में होता है। और ऑप्शन में क्या दिया था, ज़्यादा वर्षा वाले भागों में, ठीक है। तो यही सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको गलत हो जाता है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं को लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, ठीक है। और इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। लेटेराइट मृदा से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे असत्य बताना है आपको। तो देखिए, ये मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये तो सही है। इस मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो लेटेराइट में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अवसादी चट्टान में होता है वो, और ये आपका लेटेराइट मृदा में नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दूसरा भी ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, ये भी सही है। लाल लेटेराइट मृदाएं जो है वो काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, ये भी आपका सही है। तो इम्पॉर्टेंट जो था वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इम्पॉर्टेंट है बता रही हूँ। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, लेटेराइट मृदा में, और तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटन होने के कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर। ये मृदाएं आमतौर पर कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा में काजू के फसल उगाए जाते हैं। तो ये आपको जो है राज्य के नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं से संबंधित है, और आपको क्या पूछ रहा है, गलत या सही देख लेते हैं। सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बताएंगे सत्य कथन कौन सा होगा। तो ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं, बिल्कुल सही है। रेतीली तो होती हैं, मरुस्थलीय में तो खाली रेत ही होता है आपका, और लवणीय भी होता है, ठीक है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा में कम होती है, ये भी सही है। इस प्रकार की मृदाओं की नीचे की परत चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, तो ये भी सही है। तीनों सही है इसमें। यह देखिए ऑप्शन में होगा, हाँ 1 2 3, देखिए यहाँ डी ऑप्शन तीनों सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, नमकीन होती हैं, ठीक है। लवणीय समझ में आ रहा है ना।
इन क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ की झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यह जल वाष्पन की दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परत में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में अंतःस्पंदन, ये क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। ये भी आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। तो ये कथन आपका सही है क्या? इस तरह कथन पूछा जा सकता है, तो आपको सत्य कथन बताना है और ये बिल्कुल सही है। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो इसे चादर अपर्दन यानी कि शीट एरोशन कहते हैं, तो ये भी सही है। एरोशन से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको, और आगे के क्लास में भी हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसको हमने स्टार्टिंग से करते हुए हम आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और अगर आपने पहले के सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया मृदा अपर्दन क्या होता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ से टॉपिक पूछता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ यानी कि रेविन भूमि भी कहा जाता है, ये कथन आपका सही था। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसको हम चादर अपर्दन या फिर स्तर अपक्षरण भी कहते हैं। ठीक है, शीट एरोशन इंग्लिश में याद रख लीजिए, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक जो सिंचाई हो रही है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई की वजह से, इसके बारे में भी जान लीजिए। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। कुछ मानव क्रियाएं हैं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण और खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में उच्च भूमिका निभाई है, यानी भूमि को पूरा खराब कर दिया जा रहा है ये सब क्रियाएं मानव क्रियाओं की वजह से। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और सी ऑप्शन आपका इसलिए सही हो गया। अति सिंचन के उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए इसमें मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जो है ये पूरा टॉपिक हमने, ये पूरा चैप्टर हमने देख लिया। इसमें देखिए एक राज्य भी यहाँ पे पूछा है, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण एक बना हुआ है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखिए राज्य में किस किस राज्य में किस कारण से भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण बना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? इस प्रकार से खेती की जाती है, आपने देखा होगा ऊपर से नीचे इस तरह से खेती किया जाता है। ये कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में, या पश्चिमी मध्य हिमालय में? कहाँ पे होता है आपका ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी मध्य हिमालय में, जहाँ पर्वत होगा उधर उस भूमि को यूज़ में लाने के लिए यहाँ पे आपका सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में समांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान या सीढ़ीदार कृषि विकसित होती है। बड़े खेतों में पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि इसको कहते हैं। स्ट्रीप फार्मिंग भी कहते हैं, यहाँ पे नाम से भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला, काफ़ी पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, शेल्टर बेल्ट। ठीक है,
बनाने से भी पवनों में गति कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्षक मेखला किस लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे पवनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको इतने सारे क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्ट है आपके वो एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी आपका स्किप हो, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताती हुई चलती हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हम पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। ये जो है इन्होंने पौधों और प्राणियों के जातियों की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, ठीक है। इन श्रेणियों में संदर्भ में आपको बताना है सुमेलित कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार बार पूछा जाता है। संकटग्रस्त जाति, सुवेद जाति, स्थानीय जाति, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूरा यूज़ हो रहा है, हाँ देखिए आपको शो हो रहा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं संकटग्रस्त प्राणियाँ कौन होते हैं, तो वो आपका जिन जातियों में लुप्त होने का खतरा होता है वो संकटग्रस्त होते हैं। लुप्त हुआ नहीं है, लुप्त होने का खतरा होता है, वो आपका संकटग्रस्त जाति के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन तो सही है। युवेद वल्नरेबल स्पीसीज यानी सुवेद जातियाँ, ये क्या होता है, वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या घट रही है वो आपका सुवेद जातियों में आता है, ये भी सही है। स्थानीय जाति जिन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद हो गई है, तो ये गलत है। स्थानीय जातियाँ कौन होता है, जो विशेष क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, जो वो स्थानिक जातियों के अंदर आता है। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी आपका कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा देख ही लिया। स्थानीय जाति क्या होता है, इसको देख लीजिए। स्थानीय जाति होता है जहाँ प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति जो है वो आपके स्थानिक प्रजाति होती है। लुप्त प्राय जाति क्या होती है, जो लुप्त हो चुकी है, ठीक है। वे प्रजातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। वे प्रजातियां अस्थायी क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, तो वो आपकी लुप्त प्रजाति के अंदर आएगा। समझ गए। चलिए आगे अभी हम इससे निम्नलिखित सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है, मतलब कौन सा कारण नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कृषि प्रसार तो कारण है, वृहद स्तरीय विकास परियोजना, तो यहाँ पे आपका ये भी कारण है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का ये कारण आपका नहीं है, ठीक है। पशुचारण, पशु के चारण करना और ईंधन लकड़ी में प्रयोग करना। और डी ऑप्शन देखिए क्या है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इसके वजह से भी ह्रास हो रहा है। ज़्यादातर मॉल वगैरह बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक बार जान लीजिए क्या बोला जा रहा है। हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर वन और वन्य जीव को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। भारत में वनों की सबसे बड़ा नुकसान जो है वो औपनिवेशिक काल में रेल लाइन्स, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं से वृद्धि में किया, इस वजह से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधन में सिकुड़ने में कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेष करके पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानीय यानी कि झूम खेती के चलते भी वनों की कटाई या निम्नीकरण हो रहा है। तो कृषि प्रसार इसीलिए है यहाँ पे, जो कि झूम खेती के रूप में है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा माइंड में। अब आगे हम देख रहे हैं, इसमें और भी बातें बताई गई है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि परियोजना तो इसी के लिए होता है, वनों के लिए होता है, तो ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं वो भी वनों को नुकसान पहुँचाते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा या जलमग्न होना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी से पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य रूप से निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर
पुण्य की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काट कर। इसलिए सी ऑप्शन को थोड़ा सा बेहतर माना गया है। हालांकि सारे ही ऑप्शन जो है वहाँ पे आपके हार्ट्स के ही दिए हुए हैं, लेकिन सबसे कम अगर हम देखें तो आपका वो पशुचारण और ईंधन के रूप में लकड़ी की व्यवस्था, क्योंकि वह सही बात है यहाँ पे जो हम देखें अगर लकड़ी से जो खाना वाना बनाते हैं तो ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका टहनी को तोड़ते हैं, ना कि पेड़ को। पेड़ को नहीं काटा जाता है, टहनी को तोड़ा जाता है। सूखे टहनियाँ जो होते हैं जो कि गिरे पड़े होते हैं या फिर तोड़े जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा हार्श नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन आपने देख लिया और आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित में से बताना है, यहाँ पे हिमालयन यव के संदर्भ में बताना है, यव के बारे में बताना है। हिमालयन यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। कि ये कथन आपका सही है? तो आपको क्या करना है, सही कथन बताना है ना। बिल्कुल सही है, औषधीय पौधा है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ अलग से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे, कि ये जो पेड़ की छाल है, टहनियों से, जड़ों से टेक्सोल निकाला जाता है। टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिससे कैंसर रोग में उपचार में ये मदद मिलता है। और अत्यधिक खपत से इस पादप प्रजाति में खतरा हो गया है, ये भी अब लुप्त होने की कगार पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या शामिल है? वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, बिल्कुल। संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया इसके दौरान, बिल्कुल सही है। वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक लगाया गया, ये भी सही है। तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपका इजी था। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम के बाद 1 साल बाद ही आ गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो बांधवगढ़ भी है, सरिस्का भी है और मानस भी है, दाची-गाम नहीं है, ठीक है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 का है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दाची-गाम किसके लिए आपका है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। और दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी, जम्मू कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जो श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल कश्मीरी हिरन का घर है, ठीक है। कश्मीरी हिरन अगर पूछा जाए, हंगुल हिरन या फिर कश्मीरी हिरन, तो ये आपका दाची-गाम में हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बीज बचाओ आंदोलन बताएंगे, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड से है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ऑलरेडी। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ के आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पाद संभव है। तो ऑर्गेनिक खेती पहले भी इस पर जोर दिया जाता था, अब फिर से आ रहा है। जो चीज़ पुराना था वही सोना था और वही अब लौट के आ रहा है। तो अगर हम पहले से ही उस चीज़ को जाने नहीं देते तो आज हमारे बीच ये नौबत ही नहीं आती, इतना मिलावट वाला चीज़ हमें खाना पड़ रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संरक्षण तरीका कौन सा समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? वन्य जीव अभ्यारण्य की परिसीमा, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य परिसीमा, ठीक है। ये आपका सीधे तौर पे समुदाय की रक्षा नहीं करता है, ठीक है। चलिए, ये पूरा यहाँ पे आपका दिया गया है। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन, ये आपके सीधे भागीदारी रखता है समुदाय से।
और उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों को प्रजातियों को का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान सफल बनाया जा सकता है। टिहरी जो है उत्तराखंड में किसानों का था बीज बचाओ आंदोलन, और ये नवदान्या ने दिखा दिया कि रासायनिक खाद के उपयोग के बिना भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो था, ये क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका में महत्वपूर्ण उजागर हुआ। और औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई उड़ीसा राज्य में, और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों में बचाव के लिए कार्य करता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन है इसमें, बस हम लास्ट और 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा क्लास एंड हो जाएगा। जल संसाधन से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में बताना यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है, तो ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे वही बात आपका कहा जा रहा है। देखिए, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है क्योंकि एकत्रित जल में अनेक उपयोग समन्वित हैं। उनका उपयोग सिंचाई के अलावा विद्युत उत्पादन में किया जाता है, घरेलू औद्योगिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं ना बाढ़ डैम में, आंतरिक नौ चालन के लिए, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है एक्सप्लेनेशन में क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि इससे आपकी समझ विकसित होगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, और बांध के जलाशय के तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। ठीक है, तो कैसे ये होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए, कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और यहाँ पे कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके बीच में जल विवाद है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी से संबंधित है यहाँ पे बांध। ठीक है, तो यहाँ पे बांध देख लेते हैं। कावेरी नदी पे कौन सा बांध है आपका? तो मेट्टूर बांध। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? औरांकेश्वर बांध। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? राणा प्रताप। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। तो इसको ऐसे ही बस आप नोट कर लीजिए। चलिए, सलाल प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? सलाल प्रोजेक्ट ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चेनाब नदी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य चेनाब नदी पर स्थापित जल विद्युत परियोजना है, सलाल परियोजना। अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? खादीन और जोहड़ ये क्या है? वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं, और ये किस राज्य में प्रचलित हैं? तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, बहुत ही आसान है यहाँ पे आपका, क्योंकि ये आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, राजस्थान से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के द्वारा जल का संचयन किया जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक और टाँका हुआ करता है। इसका आकार बड़े कमरे जितना होता है। ये सब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है, वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ये अब संग्रहण कम होता जा रहा है क्योंकि उपलब्ध किया जा रहा है पानी इंदिरा गांधी नहर के वजह से, 12 मासी यानी 12 महीना। ठीक है, तो ये पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे ज्योग्राफी का, तो हम यहाँ पे चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म कर लेंगे चैप्टर 4 से 6 तक।
7 तक है आई थिंक, तो वो पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो अपने आप को सैल्यूट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बस आपको इसी तरह मेहनत करते रहना है और रिवीज़न अपना जारी रखिए। रिवीज़न आप जितना करेंगे, जितना कम चीज़ों पर आप रिवीज़न करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है आप जितना पढ़ें उसको बार बार पढ़िए। आप यकीन मानिए, आप इस मंत्र को अगर फॉलो करते हैं ना तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।